नमस्कार मित्रों, वेलकम टू योग्यता आईएएस। आज हम लोग बैंकिंग चैप्टर को देखेंगे और इसमें टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शन ऑफ बैंक, ये सब आज होगा। और इसके बाद भी बहुत सारा पार्ट बच जाता है कंसेप्चुअल, जो कि उसको बाद में देखेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि पहले हम बैंक के टाइप्स को देख लें और बैंक का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है उसका, वो देख लें। तो टाइप्स ऑफ बैंक में देखिए, सेंट्रल बैंक है, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक है, कमर्शियल बैंक है, रीजनल बैंक है। तो ये सब सारा टाइप है और इसका जो है हर बैंक का एक अलग अलग रोल होता है। सारे बैंक एक ही काम नहीं करते हैं और अगर करते भी हैं तो उसका एक अपना एरिया डिफाइन रहता है जहाँ पे वो मेन फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कमर्शियल बैंक जो होता है ये प्रॉफिट करते हैं, प्रॉफिट कमाने में इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। जबकि वही जो दूसरा बैंक होता है, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक हो गया, तो वो रूरल एरिया के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रीजनल भी फिर वही करता है। फिर स्पेशलाइज्ड बैंक होता है, जैसे एग्जिम बैंक हो गया, वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए। तो टाइप्स ऑफ बैंक में यहाँ पे जितने भी टाइप है ना, तो ये आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आता है। तो ये जो है जितने भी टाइप है, ये हर बैंक का एक अलग अलग रोल होता है। तो ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कमर्शियल बैंक से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये ऑर्गेनाइज्ड होता है बैंकिंग कंपनी एक्ट 1956 से, ये याद रखिएगा। मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है। यूनिफाइड स्ट्रक्चर्ड एंड आर ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट और एनी प्राइवेट एंटिटी। ये जो होता है ना, ये कमर्शियल बैंक में देखिए अब तीन टाइप के होते हैं कमर्शियल बैंक, पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन। तो ये अलग अलग, जैसे पब्लिक है तो उसमें गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा होगा, अगर प्राइवेट है तो उसमें प्राइवेट किसी इंडिविजुअल का स्टेक ज़्यादा होगा। और फॉरेन बैंक जैसा आप जानते हैं नाम से ही कि ये जहाँ पे जिस कंट्री में इसका ओरिजिन होगा, ये वहाँ पे इसका होगा। तो ये इस तरह से कमर्शियल बैंक का जो है, फॉर एग्जांपल जैसे एक्सिस बैंक है तो ये प्राइवेट बैंक है, लेकिन ये कमर्शियल बैंक में ही आता है। आईडीबीआई प्राइवेट बैंक है, कमर्शियल बैंक में ही आता है। फिर एसबीआई ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है। फिर यस बैंक प्राइवेट बैंक है। तो ये सब सारा जो कमर्शियल बैंक में ही आता है सारा, कि पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, ठीक है, ये सब सारा, और या फिर फॉरेन बैंक हो, तो ये सारा आ जाएगा हमारा कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक का मतलब जैसा नाम है कि इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। बाकी के बैंकों का ये उद्देश्य नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट कमाना ही उद्देश्य होता है। अब देखिए, कमर्शियल बैंक को हम समझने के लिए इसके फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, इससे क्या होगा, जब हम किसी कमर्शियल बैंक का एक फंक्शन देख लेंगे कि क्या करता है, फिर आप इसको दूसरे बैंकों से अलग कर सकते हैं। फिर आप दोनों में डिफरेंस जान सकते हैं कि ये बैंक का जो है इसका क्या उद्देश्य है, और ये पूछता भी है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में प्राइमरी फंक्शन तीन पार्ट में बांट दिया है। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और अदर फंक्शन, ठीक है। तो आज हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन देखते हैं बैंक का। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताता हूँ। देखिए, बैंक में क्या होता है ना कि आप सिंपल, जैसे ही मैं बैंक बोला वैसे ही आपके दिमाग में गया बैंक क्या करती है। तो बैंक पैसे जमा करती है और लोन देती है, या फिर उस पर इंटरेस्ट देती है जो जमा होता है। लेकिन सिर्फ यही एक बैंक का काम नहीं है। आज आप देखेंगे, मैं पढ़ाऊँगा, बैंक बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे भूमिका वो निभाती है। कभी किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भूमिका निभाती है, कभी एक एजेंट का, कभी कुछ और का। तो ये आज आप इसका फंक्शन देखिए कि क्या है। तो प्राइमरी फंक्शन जो है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, आप जानते हैं डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, दोनों में क्या डिफरेंस है। डिमांड डिपॉजिट मतलब आप कोई जाकर के आप अपने पैसे जाकर के बैंक में जमा करते हैं और जब चाहे तब आप उसको वापस ले सकते हैं, ठीक है। इस पे बैंक इंटरेस्ट देती है, लेकिन इसमें टाइम डिपॉजिट से थोड़ा कम देती है। और टाइम डिपॉजिट क्या है, ये है फिक्स डिपॉजिट, एफडी को बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, क्योंकि इसका आप एक टाइम डिफाइन करते हैं कि मैं 2 साल के लिए बैंक में रख रहा हूँ या 1 साल के लिए मैं बैंक में रख रहा हूँ। तो ये टाइम डिपॉजिट है। इट रिफर्स टू डिपॉजिट दैट आर मेड फॉर ए सर्टेन कमिटेड पीरियड। तो ये दोनों जो है ये बहुत बेसिक है, आप जानते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक डिमांड डिपॉजिट मतलब
पैसे जाकर के आप बैंक में जमा करिए। वो अगर आप ऐसे ही चले जाते हैं और बैंक कहते हैं कि 10,000 रुपया मेरे बैंक में जमा कर दीजिए, तो वो डिमांड डिपॉजिट में ये होता है, डिपॉजिट होता है। सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। और ये टाइम डिपॉजिट जो होता है ये होता है, देखिए ये डिमांड डिपॉजिट में आप करंट में भी डाल सकते हैं और सेविंग में भी डाल सकते हैं। मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि जब आप सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं डिमांड डिपॉजिट, तो मतलब जाके पैसे जमा करते हैं तो वो डिमांड डिपॉजिट में ही जाता है। और करंट में भी अकाउंट में अगर आप जाएंगे तो वो डिमांड डिपॉजिट ही जाता है। टाइम डिपॉजिट में टाइम फिक्स है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। इसका आप आगे का देखते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एडवांसिंग लोन, अब ये भी जानते ही हैं। अब इसके अलावा क्या करता है ना कि देखिए, इट रिफर्स टू ग्रांटिंग लोन्स टू इंडिविजुअल, ठीक है, यहाँ तक आप जानते हैं, बेसिक है। इसके बाद देखिए क्या है, ओवरड्राफ्ट है। कमर्शियल बैंक ग्रांट लोन्स इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए अब यहाँ पे ये सब जानते हैं, ये आप नहीं जानते होंगे। ओवरड्राफ्ट क्या है, कैश क्रेडिट क्या है, डिस्काउंटिंग बिल क्या है, ये जानते हैं। देखिए ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि अगर किसी भी बैंक में जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है या फिर नेशनल ट्रेड होता है तो दो पक्ष होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। अब कभी जो बायर को कोई चीज़ लेने की ज़रूरत पड़ गई, या एक आप बायर को छोड़िए, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कभी किसी व्यक्ति को पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, भले ही उसके अकाउंट में हो या ना हो। तो ओवरड्राफ्ट जो है ना, ये एक सुविधा देती है बैंक। ये बैंक जो है एक सुविधा देती है ओवरड्राफ्ट का, एक इस तरह का एक सुविधा देती है कि आपके अगर अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं, बस क्रेडिट कार्ड की तरह है। अगर आपके बैंक में अगर आपके पैसे नहीं भी हैं तो भी आप हमसे, एक लिमिट होता है, इतने रुपये ले करके आप उसको दे सकते हैं। मान के चलिए 50,000, लाख रुपया या कुछ भी, जो भी अमाउंट बैंक डिफाइन करे, तो ये ओवरड्राफ्ट हो जाता है। कैश क्रेडिट फिर वही सेम चीज़ ही है। और डिस्काउंटिंग बिल क्या होता है ये तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में जब एक पार्टी को दूसरे पार्टी को कुछ पेमेंट करना होता है, या बायर सेलर मान लीजिए, या फिर कुछ कोई और, मतलब कोई भी रोल, जो दो कंपनी ही है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में एक तरह का एक बाइंडिंग ये होता है कि एक बैंक होती है, वो क्या करती है, दो पार्टी के बीच में एक करार करती है, एक तरह से प्रॉमिसरी नोट जैसे होता है कि वायदा, कि इस डेट को आपको पार्टी ए जो है ये आपको पैसे चुका देगा, ठीक है। ये गारंटी एक तरह से देती है बैंक, ये एक तरह से गारंटी देती है। बिल ऑफ एक्सचेंज यही होता है कि आप डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज से आप सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए कि दो पार्टी के बीच में जब भी ट्रेड होता है तो जरूरी नहीं है कि जो भी अगर कोई डील हुई तो उसके सारे पैसे वो पार्टी ए जो है वो पहले ही उसे दे देता है, थमा देता है। नहीं, ऐसा नहीं करता है। वो कहता है कि ठीक है, इतना आपका माल आएगा, ठीक है, हम इस डेट में इतना % दे देंगे। तो यही जो वो वायदा करता है, जो बोलता है, तो उसको एक विटनेस चाहिए। तो वो बैंक जो है वो विटनेस का काम करती है। ये प्रॉमिसरी नोट की तरह एक वायदा करती है बैंक कि ठीक है, हम ये गारंटी लेते हैं कि ये व्यक्ति चुका देगा। इसके बदले में बैंक क्या करती है, इस व्यक्ति से अपना जो उनका चार्ज होता है, फी होता है, वो लेती है। तो ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर सेकेंडरी फंक्शन हम देखें बैंक का, तो जो बैंक है वो बहुत सारे काम करती है। जैसे एजेंसी के तौर पे कलेक्टिंग चेक, ये बैंक जो है वो चेक कलेक्ट करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कलेक्ट करता है। और ये सारे बैंक ऐसा नहीं कर सकते, सारे कमर्शियल बैंक ऐसा नहीं कर सकता है। ये करें क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, ये एक क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, एक सारे बैंकों को ये टैग नहीं मिलता है। तो फिर जो भी सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है, जितने भी बैंकों को ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी के तौर पे मानती है, वही सारे बैंक ये सब चीज़ कर सकता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सारे कमर्शियल बैंक ऐसा नहीं करते। मैं एक जनरली बता रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं, उसके क्या लिमिट है।
उसके बाद कलेक्टिंग इनकम का, अच्छा एक चीज़ देखिए, लोगों की सैलरी है, पेंशन है, ये सब भी ना बैंक में ही जाता है, तो बैंक कलेक्ट, वहाँ पे उसका कलेक्ट करने का रोल रहता है बैंक में। ये आप सेकेंडरी फंक्शन में देख रहे हैं, पेइंग एक्सपेंसेस। अब बैंक जो होता है ना, वो बहुत सारा तरह का अलग अलग जो आपके एक्सपेंस होते हैं उसको बैंक पे करता है, कि मतलब आपकी सहमति होती है, आपकी सहमति से बैंक करता है। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आप एक डेट सेट कर देते हैं ना, तो वो उस डेट में खुद ब खुद कट जाती है, तो ये ऑटोमेटिक नहीं होता, ये बैंक करता है। ये बैंक वहाँ पे रोल प्ले करता है आपके खर्च को पे करने का। तो जैसे टेलीफोन बिल हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, स्कूल फी हो गया, रेंट हो गया, तो ये सब काम भी बैंक करती है। तो ठीक है, तो बैंक का एक रोल ये भी हो गया कि आप जैसे नेटफ्लिक्स पे आप कुछ भी आप उसका अकाउंट पे एक्टिव करते हैं, तो उसके बाद वो हर मंथ अपने आप कट जाता है। तो ये सब काम बैंक करती है, और इसके बदले में वो कुछ चार्ज भी करती है। इसके बाद देखते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जैसे प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी। अब बैंक में एक लॉकर फैसिलिटी भी रहती है कि आप यहाँ पे चाहें तो अपना कुछ भी जो आपका कीमती सामान है, महंगा ये है, वो यहाँ पे आप रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं। तो एक ये भी बैंक रोल प्ले करती है। उसके बाद इशूइंग ट्रैवलर चेक। अब देखिए ट्रैवलर चेक क्या होता है कि कोई भी टूरिस्ट किसी और कंट्री में घूमने जाता है ना, तो वो अपने जो जिस कंट्री से वो जा रहा है वहाँ का पैसा तो रुपया तो चलेगा, करेंसी चलेगा तो नहीं। तो इसके लिए क्या करता है ना कि वो किसी बैंक में जिसे कि ये अथॉरिटी होती है, वो जा करके वहाँ पे एक चेक बनवा लेता है कि मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ घूमने के लिए, और वहाँ पे आप मुझे इतना पेमेंट, जितना भी एक्सचेंज रेट के हिसाब से होगा, वहाँ पे आप मुझे इतना कर दीजिए। यहाँ जैसे अगर किसी ने 1 लाख रुपया कर दिया जमा, तो वहाँ पे जाके उसको यूएसए में जितना भी डॉलर होगा, $1000 होगा या $2000 होगा, वो वहाँ पे किसी भी बैंक से निकाल सकता है। तो ये फैसिलिटी कहाँ से मिलेगी? तो ये उसी बैंक से मिलती है जो कि ऑथोराइज्ड होती है ऐसा करने के लिए। उसके बाद देखते हैं डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। तो ये तो जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में जो है, तो कोई भी इंडिविजुअल तो डील करेगा नहीं, तो वो जब भी होता है तो वो बैंक ही करता है। उसके बाद ट्रांसफरिंग फंड भी जो अपने ये अलग अलग टूल के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर पेपर पे हो, जो फंड ट्रांसफ़र करता है, ड्राफ्ट, टेलीफोनिक ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, तो ये भी इसका एक काम में होता है। इसमें भी बैंक कुछ, ये सब ना बैंक का सर्विसेज है, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि वो जनरली फ्री में बैंक करता है, ये सर्विसेज है, और इसके बदले में बैंक कुछ चार्ज भी लेता है, कुछ आपसे फ़ी भी लेती है। अब देखते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट को। देखिए जैसा बिल ऑफ एक्सचेंज में बताया था, तो ये भी उसी तरह से है, बस इसमें डिफरेंस ये है ना कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है ना बैंक, इसमें ये बैंक गारंटी लेती है। जैसे दो पार्टी अगर बिजनेस कर रही है इंटरनेशनल ट्रेड में या फिर नेशनल ट्रेड में, ए और बी दो पार्टी अगर कर रही है बिजनेस, तो अगर ए ने ये बनवाया है ना लेटर ऑफ क्रेडिट, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक प्रॉमिस करेगी बी को कि आप इनके साथ ट्रेड करिए बिना कोई बिना कोई मतलब क्या इसके जो आप ट्रस्ट करके इस पे ट्रेड करिए। अगर ये पैसे इस टाइम में, इस डेट को और इतना स्पेसिफिक अमाउंट अगर इतना नहीं देता है, तो वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये है लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें देखिए ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में उठा के क्वेश्चन पूछेगा कि इस पर आप नोट्स लिखिए या कुछ लिखिए। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये, बस एक जनरल आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन करके ये दे देगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट इनमें से किन से संबंधित है, बैंकिंग से दे देगा, इंश्योरेंस से दे देगा, या फिर कुछ और फाइनेंशियल कोई टर्म दे देगा वहाँ। तो बस इतना जानना है कि ये नहीं, ये बैंक से रिलेटेड है, बैंक ये काम करती है और कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए ये अंडर राइटिंग सिक्योरिटी। अब ये अंडर राइटिंग क्या होता है? तो ये भी एक तरह का
क्या एक तरह का फाइनेंशियल वर्ल्ड में इसको एक तरह का ये मान के चलते हैं, एक इंश्योरेंस मान के चलते हैं कि मान के चलिए कोई भी पार्टी कभी कोई किसी स्टेक में या कोई भी डील में कोई एक रिस्क खेलती है, तो अपने मतलब जो अपने अमाउंट जो है वो उसमें लगाती है, तो वो उसमें एक सिक्योरिटी चाहती है कि अगर ये वापस मान के चलिए किसी स्टॉक में ही लगाया कि 1 करोड़ रुपया किसी स्टॉक में लगा दिया, लेकिन वो उसको एक डर तो रहेगा ना कि इसमें 1 करोड़ का रिटर्निंग आएगा या नहीं आएगा। तो अंडर राइटिंग सिक्योरिटी वही होता है कि मतलब अंडर राइटिंग एक तरह से आप लिटरली इसको देखिएगा, एक्सप्लेन करिएगा तो ये है ना कि अंडरलाइन कर देना किसी भी चीज़ में, अगर कोई रिस्क ले रहा है ना उसके नीचे रिस्क अंडरलाइन करके उस बैंक का नाम लिख दिया जाता है कि हाँ ये बैंक जो है, तो ये एक तरह से मतलब एक रिस्क टेकर का रोल प्ले करती है, उसी को कहते हैं अंडर राइटिंग सिक्योरिटी। कि कमर्शियल बैंक जो है वो किसी भी पार्टी को कोई भी जो ट्रेड डील होता है या फिर स्टॉक में होता है, कोई भी खरीदारी होती है, तो कोई भी आदमी अगर कुछ भी इन्वेस्ट करता है ना तो वो अंडर राइटिंग सिक्योरिटी ले लेता है कि आप इसका रिस्क उठाइए, इसके बदले में बैंक कुछ चार्ज करती है और उसका रिस्क उठाती है कि कोई बात नहीं है, आपके 1 करोड़ रुपया स्टॉक में डूबने वाले नहीं है, अगर डूब भी जाएगा तो ये मैं आपको दे दूंगा, बदले में मेरा 50,000 या 25,000 या लाख रुपया कुछ भी इतना मेरा फी है। तो ये अंडर राइटिंग सिक्योरिटी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में क्या होगा, ATM हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया। तो कमर्शियल बैंक के फंक्शन में इतना ही था। आगे हम जब देखेंगे रूरल बैंक या कॉरपोरेशन बैंक या स्पेशलाइज्ड बैंक, तब और ज़्यादा डिटेल में आपको क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।